2014 के बाद हमारे देश में एक नई बीमारी आई है। ये बीमारी जिसको लगती है रातों रात उसका ईमान बिक जाता है, कलम बिक जाती है और वो सीधे आरएसएस के दफ्तर में जाकर गुलामी करना शुरू कर देता है। उसकी कलम तब वही लिखती है जो आईटी सेल उसको लिख के भेजता है, उसकी ज़बान तब तक वही बोलती है जो आईटी सेल उससे बोलने के लिए कहता है। और इस बीमारी का सबसे खुला लक्षण किसी के अंदर दिखता है तो वो है मनोज मुंतशिर नाम का एक व्यक्ति जो खुद को शायर कहता है, लेकिन बहर में उसको शेर भी कहने नहीं आते हैं और चोरी की बातें तो कई कई बार सिद्ध हो चुकी हैं। अभी एक चैनल पर उसका इंटरव्यू आया जिसमें उसने सेकुलरिज्म सिखाने की कोशिश की, चाणक्य की बात की और भी बहुत सारी बातें की। इस एपिसोड में मैं उन्हीं बातों को खोल कर रखूंगा, बताऊंगा उनकी हकीकत क्या है। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार। अब मनोज मुंतशिर की बात करनी है तो शायरी से ही बात शुरू कर लेते हैं और दो शेरनुमा चीज़ें आपको सुना देता हूं, उसके बाद बात करते हैं। तो कहते हैं, मुझे भी सबकी तरह थोड़ी सी शिकायत है, मुझे भी सबकी तरह थोड़ी सी शिकायत है कि चंद सांप यहाँ अपनी आस्तीन में हैं। मैं ये ज़मीन मगर छोड़ कर जाऊँ कहाँ, मज़ारें मेरे बुज़ुर्गों की इस ज़मीन में हैं, मज़ारें मेरे बुज़ुर्गों की इस ज़मीन में हैं। उसके बाद क्या कहते हैं? उसके बाद कहते हैं कि बदतमीज़ी नहीं तो ये क्या है जो ज़ुबानों के साथ करते हो, उर्दू मुस्लिम है हिंदी हिंदू है, जाहिलों वाली बात करते हो। उर्दू मुस्लिम है हिंदी हिंदू है, जाहिलों वाली बात करते हो। ये दोनों शेर मैंने राजकमल पेपर बैग से मनोज मुंतशिर की जो किताब छपी थी मस्ताना, वहाँ से मैंने ये उठाए हैं। अब राजकमल पेपर बैग्स ने ये किताब कैसे छापी, क्यों छापी, वो मुझे नहीं पता, लेकिन घटिया शायरी की ये किताब है जिसमें से अब साबित हो चुका है कि बहुत कुछ चोरी का भी है। मेरा जो जोर है वो इन दो शेरों पे इसलिए है कि बुजुर्गों की मज़ारों की बात हो रही है। अब मज़ार किसकी होती है? हिंदुओं की मज़ार तो होती नहीं है। हिंदुओं की तो भाई चिता जला दी जाती है और उसका कुछ भी वहाँ पे मज़ार वगैरह जैसा बनवाया नहीं जाता है। दूसरी बात, हिंदी और उर्दू की कह रहे हैं वो लोग जाहिल हैं जो हिंदी हिंदुस्तानियों की बात करते हैं कि हिंदी हिंदुओं की है और उर्दू मुसलमानों की है। और दोनों बातें बड़े खूबसूरत हैं। हमारा देश जिस तरह का है, जिस गौरीगंज के रहने वाले हैं, ये उत्तर प्रदेश का मैं भी रहने वाला हूँ, तो हमारा जो कल्चर है वो कल्चर गंगा जमनी कल्चर कहा जाता है। अब ये गंगा जमनी कल्चर क्या है? तो हिंदू कल्चर और मुस्लिम कल्चर जो सैकड़ों बरस से साथ रहते रहते एक दूसरे में घुल मिल गया। वो ज़बान हमें मिली जिसे हम हिंदुस्तानी कहते हैं, जिसमें उर्दू से भी लफ्ज़ आते हैं, जिसमें संस्कृत से भी शब्द आते हैं, जिसमें हमारी जो गांव भाषा होती है वहाँ से भी शब्द आते हैं, जिसमें भोजपुरी से भी शब्द आते हैं। यही गंगा जमनी कल्चर है। खाना पीना भी हमारा ऐसा ही है। ये सारे खाने पीने की जो स्टाइल्स हैं, बाकी सारा कुछ है, सब एक दूसरे में मिला जुला है। मोहल्ले एक जैसे हुआ करते थे, आसपास में घर हुआ करते थे। यानी गंगा जमुनी जो कल्चर था उसको ही हम कहते थे ये हिंदुस्तानी कल्चर है। और भारतीय जो सेकुलरिज्म है वो इसी गंगा जमुनी कल्चर के आसपास है, जिसको महात्मा गांधी सर्वधर्म समभाव कहते थे। यहाँ ये नहीं है कि सारे लोग नास्तिक हो जाएं, कोई किसी धर्म को ना माने। यहाँ ये है कि सब अपने अपने धर्म को माने। आप पूजा करो, आप नमाज करो, आप अपने तरीके से रहो, हम अपने तरीके से रहें, लेकिन मिलजुल के रहें। और ये सब बातें मैं कह रहा हूं मनोज मुंतशिर। अब नाम ही गंगा जमुनी कल्चर है। मनोज बिल्कुल हिंदू नाम है और मुंतशिर फारसी का लफ्ज़ है, बिखरा हुआ। तो जब ये नाम आदमी रखता है तो घोषणा करता है कि मैं सेकुलर व्यक्ति हूं, मैं हिंदी उर्दू में कोई फ़र्क नहीं मानता, मैं हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं मानता। लेकिन यही मनोज मुंतशिर अभी कुछ दिन पहले एक स्टूडियो में जा पहुंचे कि भाई मेरा इंटरव्यू करो। आप जानते हैं कि आदि पुरुष जो उनकी फिल्म आई थी उस पर इतना तमाशा हुआ था, इतनी लानत मलामत हुई थी कि जिन संघियों, जिन भक्तों के भरोसे थे वो, उन भक्तों ने ही बजा दी थी इनकी। इन भक्तों ने ही बुरा हाल कर दिया था इनका। सोशल मीडिया से लगभग तब से गायब चल रहे हैं और अपनी इमेज फिर से बनाने के लिए ये एक इंटरव्यू में पहुंचे थे। उस इंटरव्यू में सेकुलरिज्म पे बात इनसे पूछी गई तो ये कह रहे हैं कि सेकुलर तो वो होते हैं, वो हिंदू सेकुलर होते हैं जो टोपी लगाते हैं। कौन सी? जो नमाज वाली टोपी होती है, सफ़ेद वाली जालीदार टोपी होती है, वो टोपी लगाते हैं। मतलब सेकुलरिज्म की ये परिभाषा हो गई कि हिंदू वो सेकुलर है जो टोपी लगाए
और मुसलमान वो से सेकुलर है जो कशका खींचे, जो टीका लगाए। देखा है कभी आपने? मैं तो सेकुलर हूं, मुझे तो कभी जरूरत नहीं पड़ी टोपी लगाने की। शौकिया कभी लगा ली, फोटो खिंचा लिया तो अलग बात है, कभी मन कर गया। मैं तो जब अरब गया था तो कैफिया जो उसका आता है, जो वो लोग ओढ़ते हैं, मुझे बड़ा सुंदर लगा था। मैंने 2-3 तरह का खरीद के रख लिया था, उसका भी फोटो खिंचाया था। और ये सारी चीजें तो सेकुलर होने के लिए कतई जरूरी नहीं है, कोई संगी भी कैफिया पहन के फोटो खिंचा सकता है। लेकिन वो सिर्फ सेकुलरिज्म का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो अमेंडमेंट से संविधान में डाला गया था, यानी उसके पहले कोई सेकुलर नहीं था। सबसे पहले तो इनसे पूछना चाहिए कि आप कैसे सेकुलर थे, आप कैसे अपने नाम में मनोज मुंतशिर लगा के घूमते थे, कैसे अपनी शायरी में मज़ार का इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदी उर्दू को अलग अलग धर्म से जोड़ने का आप विरोध कर रहे हैं। आप कैसे 2014 के पहले या 2018 के पहले सेकुलर बने फिरते थे। और रहा सवाल भारतीय सेकुलरिज्म का, तो भारतीय सेकुलरिज्म जो है, अगर आधुनिक की बात करें तो गांधी और उनके और पहले से शुरू होता है। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पैक्ट हुआ था। गांधी से बड़ा सेकुलर इस देश में कोई पैदा नहीं हुआ है, मौलाना आज़ाद से बड़ा सेकुलर कोई इस देश में पैदा नहीं हुआ है। लेकिन गांधी कभी जाली वाली टोपी लगा के नहीं घूमे, नेहरू भी कभी जाली वाली टोपी लगा के नहीं घूमे, और मौलाना आज़ाद ने कभी कशका नहीं खींचा, कभी टीका नहीं लगाया, तिलक नहीं लगाया। गांधी इसलिए सेकुलर थे क्योंकि वो जितनी हिंदुओं की इज्जत करते थे उतनी ही मुसलमानों की भी इज्जत करते थे, और इस बात से मुतमईन थे कि हिंदुस्तान दोनों का देश है, नेहरू भी और मौलाना भी। इसलिए 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान भले मजहबी आधार पर बना, हिंदुस्तान हमारा ओरिजिनल देश था, जिस देश ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबकी जगह थी। और हमारा जो आईन बना, जो संविधान बना, उसमें सेकुलर शब्द भले ना शामिल किया गया हो, लेकिन वो पूरी तरह से सेकुलर था, क्योंकि वो सभी धर्मों को अपनी अपनी प्रैक्टिस करने की आज़ादी देता था। और ये बात कुछ साल पहले मनोज मुंतशिर जैसे तमाम लोग माना भी करते थे। फिर बाद में धंधा बीच में आ गया, कैसे कैसे बदला उस पर आगे बात करूंगा। दूसरी बात चाणक्य की करते हैं। वो चाणक्य को कोट करते हुए उन्होंने कहा था कि विदेशी माता का जो पुत्र होता है वो कभी देशभक्त नहीं हो सकता, मतलब उसको कभी राजा नहीं बनाया जाना चाहिए। तो जब सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा था तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बना के डाला था, वो वीडियो देख लीजिए। नमस्कार। अभी देखा मैंने कि एक फिल्मी गीतकार जो हैं वो भोपाल में अपने भाषण का वीडियो लगाए हुए थे, जिसमें ये कहा गया कि विदेशी महिला का जो पुत्र है वो कभी देशभक्त नहीं होता, और इसके लिए चाणक्य का हवाला दिया गया। चाणक्य नीति पहले, बहुत पहले कभी पढ़ी थी, लगा दोबारा देखा जाए भाई चाणक्य ने ऐसा कैसे कह दिया या ऐसा क्या कह दिया जो तब ध्यान नहीं गया था। मुझे लगा अब ध्यान चला जाएगा। ऑनलाइन अवेलेबल है, किताब भी नहीं ढूंढनी पड़ी, पूरी चाणक्य नीति पढ़ गया मैं। 389 पेजेज की ये चाणक्य नीति है। इसमें मुझे तो कोई ऐसा श्लोक, कोई ऐसी अर्धाली, कोई ऐसा वाक्य नहीं मिला जिसका ऐसा कोई अर्थ होता हो। और वो कैसे कह सकते थे? उनके अपने शिष्य चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की बेटी से शादी की थी। लेकिन एक बहुत मजेदार सूत्र जरूर मिला, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। 560वां जो उनका सूत्र है वो कहता है, कूट साक्षिणो नरके पतंती, यानी झूठ का समर्थन करने वाले लोग सीधे नरक में जाते हैं। तो ये जो झूठ है, जो लगातार कभी चाणक्य के नाम से, कभी किसी के नाम से फैलाया जाता है, इसका अगर आप समर्थन कर रहे हैं तो चाणक्य के हिसाब से आप नरक में जाएंगे। तो मुझे लगा, नरक से डर तो लगता ही है, तो मुझे लगा कि कम से कम मैं इस झूठ को झूठ कह दूं और नरक जाने से बच जाऊं। तो वो दोबारा श्लोक मैं दोहरा दे रहा हूं, 560वां श्लोक है, श्लोक नहीं है, सूक्त वाक्य है चाणक्य का, जिसमें वो कहते हैं, कूट साक्षिणो नरके पतंती, झूठ का समर्थन करने वाले लोग नर्क में जाते हैं। तो प्लीज नर्क में जाने से डरिए अगर चाणक्य को आप सही मानते हैं, और झूठ का समर्थन मत कीजिए। शुक्रिया। तो मैंने पूछ लिया था कि भाई पूरी चाणक्य संहिता में पढ़ गया, चाणक्य नीति पढ़ गया, चाणक्य सूत्र पढ़ गया, 500 700 पेज की किताब है, उसमें कहीं ये तो नहीं लिखा है, कहीं भी ये नहीं लिखा है कि जब ऐसा हुआ उनके समय में, सेल्यूकस की बेटी से शादी की चंद्रगुप्त ने, तो कभी चाणक्य ने विरोध किया हो, ऐसा तो नहीं दिखा है कहीं। हाँ, ये जरूर लिखा है कि जो झूठ बोलने वाला होता है वो नर्क में जाता है, इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसका कोई जवाब तो आना नहीं था। इस बार जब चैनल के दरवाजे पर वो पहुंचे
तो फिर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कुछ किंवदंतियां चलती हैं। अब ये कहां चलती हैं किंवदंतियां? आरएसएस के हेडक्वार्टर में नागपुर में चलती हैं, या मनोज मुंशिर के घर में चलती हैं, या उस चंडू खाने में चलती हैं जहां शाम को ये लोग रिपोर्ट देने जाते हैं कि आज मैंने इतनी भक्ति कर ली। कहां हैं किंवदंतियां? किंवदंतियां हवा में चलती हैं। रामचरितमानस को लेकर सैकड़ों किंवदंतियां हैं, लेकिन वो रिकॉर्डेड हैं, लोग जानते हैं। बताइए, कभी आपने अपने दादा, नाना, मामा, चाचा किसी से सुना हो? कभी आपकी दादी नानी ने कहानी में सुनाया हो कि चाणक्य ने ऐसा कहा था? तो ये किंवदंतियां क्या चाणक्य खास तौर पर रिकॉर्ड करके इन लोगों के लिए छोड़ गए थे? ये किंवदंतियां क्या नागपुर के हेडक्वार्टर में, आरएसएस हेडक्वार्टर में बन के सप्लाई होती हैं, या फिर भाजपा के आईटी सेल से सप्लाई होती हैं मनोज मुंशिर जैसे लोगों का दिमाग भरने के लिए? कहां लिखा है? मेरा एक सीधा सवाल है कि अगर ऐसा लिखा होता, और ऐसा नहीं भी लिखा है, मान लीजिए चाणक्य ऐसा मानते ही होते, चलो यही मान लिया कि चाणक्य ऐसा मानते हैं, जब चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की बेटी से शादी की थी तो उसका जम के विरोध करना चाहिए था। ऐसा कोई विरोध तो है नहीं। सच ये है कि आईटी सेल के चंडूखाने से निकली हुई ये बात जो है, जो राहुल गांधी के खिलाफ उपयोग करने के लिए उपयोग की जाती है, ये मनोज मुंशिर बेसिकली आईटी सेल के कहने पर एजेंडा चला रहा था। जब पकड़ा गया तो अब किंवदंती फिंवदंती की बात कर रहा है। ये वही आदमी है कि जब इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज किया गया तो बड़ा दुखी था, कह रहा था ऐसा लग रहा है इसे मेरी मां का नाम बदल दिया गया। और अब वही सारे लोग जो ऐसा काम कर रहे थे उनकी भक्ति कर रहा है। ये अलग बात है कि भक्ति में थोड़ा आगे निकल गया और आदि पुरुष के बाद पिट गया, तो अब बेचारा इधर उधर कर रहा है। इस आदमी की हैसियत अगर जाननी है, इस आदमी की औकात जाननी है और इस आदमी की समझ जाननी है, तो सिर्फ इतने से जान लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद हमारे देश के एक महान क्रांतिकारी, उनको याद करने के लिए तिवारी इसको याद आ गया, क्योंकि ये खुद शुक्ला है। जब संघी हुआ तो मनोज मुंतशिर से मनोज मुंतशिर शुक्ला अपना नाम रख लिया। जैसे ये बताना जरूरी हो कि भाई मैं हिंदू हूं और ब्राह्मण हूं, तो पहले क्यों मुंतशिर लगा के घूम रहे थे? किसी ने रोका था? किसी ने कोर्ट में केस किया था कि शुक्ला हट गया था, फिर वो कोर्ट में केस जीत गया तो शुक्ला लगा लिया? किसी ने अकल दी थी? तब तो तुम्हें शायर बनना था, हालांकि तुम्हें शायरी आती नहीं है, एक शेर तुम्हारा बहर पे नहीं है और तमाम चीजें चोरी की हुई हैं। अब फिल्मों में तो कुछ भी चल जाता है, इसलिए तुम्हारा कूड़ा भी चल रहा है, इधर उधर से उड़ाया हुआ मिला के चल रहा है तुम्हारा कूड़ा। लेकिन किसने कहा था तुमसे मनोज मुंशिर लिखने को? मुझसे तो किसी ने नहीं कहा। क्या आप पांडे हटा के कुछ और लिख लीजिए? मैं तो अशोक कुमार पांडे लिखता हूं, जैसा पैदा हुआ वैसा हूं। बातें जो करता हूं वो हक की बात करने की कोशिश करता हूं, जिसको पसंद है उसको भी सलाम, जिसको ना पसंद है उसको भी सलाम। लेकिन ये चंद्रशेखर आजाद को चंद्रशेखर तिवारी बनाते हैं। कौन थे चंद्रशेखर आजाद? अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि अपने हीरोज के बारे में हम इतना ही जानते हैं कि वो शहीद हो गए, लेकिन उनको अगर आप डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं, जिस संगठन के वो थे, एचआरए, फिर एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, जिसके वो कमांडर थे, जिसमें भगत सिंह और तमाम सारे लोग शामिल थे, जरा उसके डॉक्यूमेंट पढ़िए, वो जातिवाद और सांप्रदायिकता के कितने खिलाफ है। और उन सारे डॉक्यूमेंट्स में चंद्रशेखर आजाद की सहमति शामिल है। कभी चंद्रशेखर आजाद ने अपनी जाति की बात नहीं की, जातिवाद की बात नहीं की, छुआछूत की बात नहीं की। उस समय के लोगों के संस्मरण आप पढ़ लीजिए, बहुत सारे अब उपलब्ध हैं। लेकिन ये लोग अपने स्वार्थ के लिए चंद्रशेखर आजाद की जाति ढूंढ रहे हैं। तो एक समय तो लिख रहे थे कि हिंदी हिंदुओं की और उर्दू मुसलमानों की कहना जहालत है, और अब चंद्रशेखर आजाद ब्राह्मणों के हो गए, भगत सिंह सिर्फ सिखों के हो गए, अशफाक उल्ला खान सिर्फ मुसलमानों के हो गए। अब सब जाति के आधार पर बटेगा। भगवती चरण बोहरा जो है सिर्फ बंगालियों के रह जाएंगे। ऐसे किया जाएगा। ये किसका काम है? ये काम है संघियों का, जो अपने आजादी के हीरोज को भी धर्म जाति में बांटने पर लगे हुए हैं। और ये मनोज मुंतशिर कुछ नहीं कर रहा है, बस उनकी गुलामी बजा रहा है ऐसी चीजें करके। ऐसा हुआ क्यों? मनोज मुंतशिर कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाए, बात किया जाए। मनोज मुंतशिर दरअसल 2014 के बाद पैदा हुई बीमारी का लक्षण है। वो बीमारी क्या है? कपिल कुमार एक हैं इतिहासकार, आप लोगों ने शायद उनके कभी वीडियो आपके सामने आए हो या ट्विटर पर आया हो। भयानक आग उगलते हैं, महान संघी हो गए हैं। जरा 2014 के पहले जाके देख लीजिए प्रोफेसर कपिल कुमार कौन थे। महान वामपंथी थे, इतने वामपंथी थे कि हम जैसे लोगों को भी लगता था कि क्या मूर्खता की बात कर रहे हैं। तब तो वो शुद्ध वामपंथी थे, दिन रात संघ को गाली देते थे, ऐसी ऐसी बातें करते थे ईश्वर के विरोध में, और बाकी सब के आप सुनेंगे तो आपके कान के कीड़े झड़ जाएंगे। लेकिन 2014 के बाद क्या हो गए? संघी हो गए, और संघी नहीं हो गए, बहुत गिरे और लीचड़ स्तर के संघी हो गए। क्यों हो गए? विचार नहीं बदल गया,
दलाली का रास्ता बदल गया। जब तक वामपंथी होने का फायदा था तब तक वामपंथी रहे, जब संघी होने का फायदा मिलने लगा तो संघी हो गए, चरण में लौट गए। कहा गया था झुकने के लिए, लेकिन चरण में लौट गए कि हमें हमारी दलाली का पैसा मिलता रहे। एक और नाम ले लेता हूं जिसको सब लोग जानते हैं, अर्नब गोस्वामी। 2014 के पहले अहमदाबाद में जाके मोदी जी का इंटरव्यू ले रहे थे और मोदी जी को बाकायदा ग्रिल कर रहे थे। बाकायदा दंगों पे जो उनका बयान है, दंगों पे जो उनकी रिपोर्टिंग्स है, वो आप देखिए, आपको समझ में आएगा कितने सेकुलर आदमी थे। 2014 के बाद जब सरकार बदली तो अपना धंधा जमाने के लिए ड्रग्स दो करने लगे। उतने निचले स्तर की पत्रकारिता पर ले गए कि कम से कम अंग्रेजी पत्रकारिता कभी उस स्तर पर नहीं गई थी। ऐसे सैकड़ों नाम आपको मिल जाएंगे जो एक जमाने में बड़े सेकुलर बनते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, और जो ही सरकार बदली, सरकार की ताबेदारी में कम्युनल बन गए। मनोज मुंशिर जैसा मैंने कहा कि ये जो हमारे देश में 2014 के बाद बीमारी पैदा हुई है, उस बीमारी का एक लक्षण है। और मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसे लोगों को ना सिर्फ महत्व मिलता है, ना सिर्फ चैनल्स बुला के अपने यहाँ बात करते हैं। खैर, चैनल्स तो ज़्यादातर गोदी मीडिया हैं। जिस चैनल पे गए थे वो भी गोदी मीडिया के ही चैनल का हिस्सा है। कोई बड़ा प्रोग्रेसिव बनता ज़रूर है, लेकिन है तो वो भी गोदी मीडिया के ही मालिकान का, जिसको दिया गया है, जो जिम्मेदारी दी गई है कि भाई टैप करो उन लोगों को जो लोग थोड़े प्रगतिशील हैं, ताकि वहाँ भी धंधा चलता रहे। आखिर यहाँ भी तो देखने वाले हैं। तो ऐसे लोगों को एंटरटेन किया जाता है। हालांकि वहाँ पे हुआ उल्टा, गए थे सफाई देने और ज़्यादा बेइज्जत होके वापस आए, क्योंकि मूर्ख हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, समझदार हैं नहीं। शायर बन गए अपने टाइम में, रूमान में इश्क मोहब्बत की शायरी लिख ली, थोड़ा यहाँ से चुरा लिया, थोड़ा यहाँ से चुरा लिया, कुछ जोड़ घटा लिया, शायरी लिख ली, बंबई पहुँच गए, किस्मत अच्छी थी, काम मिल गया, धीरे धीरे सफल हो गए। तो सारा अहंकार दिखाने लगे, मैं ऐसा कवि हूं जो किससे चलता हूं, क्या कहते हैं उसको, प्राइवेट जेट से चलता हूं, फलाऊं। भैया, कवि और शायर वो महान माने जाते हैं जो अपनी जनता की आवाज़ होते हैं। फ़लस्तीन के महान शायर जो महमूद दरवेश हैं, वो इसलिए याद नहीं किए जाते कि उनकी हवेली थी कि गाड़ी थी, मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा। इसलिए याद किए जाते हैं कि फ़लस्तीन की जनता की आवाज़ को सारी दुनिया में पहुंचाया। हमारे जो अपने कवि हैं, चाहे फिराक गोरखपुरी हों, चाहे निराला जी हों, चाहे इस तरह के तमाम सारे जो बड़े कवि हैं, वो कोई रईस कवि नहीं थे। उनके पास कोई बड़े बंगले नहीं थे, जेट नहीं थी और बड़ी गाड़ियां नहीं थी, लेकिन उन्होंने वो शायरी की, वो कविताएं लिखी जो जनता की आवाज़ उठाती थी, इसलिए उनको याद किया जाता है। जो भी बड़े लोग हुए, कोई किसी के रुपए पैसे से याद नहीं किया जाता। पता नहीं कितने लोगों के पास रुपया पैसा आया और चला गया। याद किया जाता है उस काम के लिए जो उन्होंने किया अपनी जनता के लिए। तो जब यह कलम हाथ में आती है तो आपकी जिम्मेदारी यह बनती है कि आप अपने दिल और दिमाग की आवाज लिखें। जो इस कलम को सत्ता की दलाली के लिए बिछा देता है, एक तो कलम उसका साथ छोड़ जाती है, और दूसरा वो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। अपने टाइम में वो जितना भी पैसा कमा ले, अपने टाइम में चाहे वो जो भी हो जाए, कल उसे एक ऐसे गद्दार की तरह याद किया जाता है जिसने अपनी कलम सत्ता के आगे बेच दी। तो ये एपिसोड मैंने इसीलिए किया कि ये लोग जो अब इतिहास पढ़ाने लगे हैं, जो अब चाणक्य के नाम पर कुछ भी बोलने लगे हैं, ये लोग जो अब सेकुलरिज्म सिखा रहे हैं, ये लोग जो अब बता रहे हैं कि शायरी कैसी होनी चाहिए, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आईटी सेल की ताबेदारी कर रहे हैं। ना इन्होंने चाणक्य को पढ़ा है, ना इन्होंने रामचरितमानस पढ़ा है। अगर रामचरितमानस ढंग से पढ़ा होता, अगर संस्कृत आती, रामायण ढंग से पढ़ा होता, तो आदि पुरुष जैसी घटिया फिल्म नहीं बनाते। हनुमान जो आराध्य हैं, हनुमान जो बेहद सम्मानजनक, शानदार जिनका व्यक्तित्व है रामचरितमानस के भीतर, उनको बर्बाद नहीं करते। राम को, जिनकी एक सौम्य छवि है, जिनको राम का मतलब ही होता है कि राम सुन के आपके सामने एक सौम्य छवि उभरती है। यह अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको पता नहीं क्या क्या बना दिया है, लेकिन छोड़िए, आम जनता के बीच राम की छवि आज भी सौम्य व्यक्ति की है। जब राम लक्ष्मण की जोड़ी कहा जाता है तो ऐसी जोड़ी को भाइयों के कहा जाता है जिसमें एक भाई धीर गंभीर हो और दूसरा भाई थोड़ा गुस्से वाला हो। उस छवि को किसी ही मैन की छवि में नहीं बदल देता। यानी जो कहना मैं ये चाह रहा हूं, ना इन्होंने गीता पढ़ी है,
ना इन्होंने रामचरितमानस पढ़ी है, ना इन्होंने चाणक्य को पढ़ा है, ना हमारी भारतीय परंपरा को जानते हैं, ना ही सेकुलरिज्म को जानते हैं, ना दुनिया का इतिहास जानते हैं। ये बेहद छोटे छोटे लोग हैं जिनकी सफलता सिर्फ इतनी है कि थोड़े पैसे कमा लिए हैं, सत्ता के पैरों में गिरे रहते हैं और इसीलिए कभी राहुल गांधी की तारीफ करते नजर आते हैं। जब इनको लगता था कि राहुल गांधी के करीबी होने पर फायदा मिल सकता है तो राहुल गांधी की तारीफ करते नजर आ रहे थे, और अब जब इनको लगता है कि नहीं भैया आज जो सत्ता है उसकी दलाली में ही फायदा है तो उसकी दलाली में लगे हुए हैं। यह अलग बात है कि आदि पुरुष के चक्कर में वो दलाली भी खतरे में पड़ गई है, इसलिए अब यहां वहां घूम रहे हैं कि फिर से थोड़ी बहुत इज्जत मिल जाए। लेकिन हुजूर, इज्जत तो आप उसी दिन गंवा चुके हैं जिस दिन आपने अपनी कलम सत्ता के आगे बिछा दी। आज के लिए इतना ही। बात बस इतनी कि अगर आप लिखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, बोलने वाले हैं तो हमेशा याद रखिए कि अगर इतिहास में दर्ज होना है, अगर आपको बड़ा बनना है तो सिर्फ पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। उसके लिए अपनी कलम को अपने लोगों के हक में चलाना सीखना होगा, और हम ये काम कर सकें, लगातार कर सकें, अपनी बात, अपनी जबान, अपनी कलम, अपना सारा का सारा ईमान जनता के पक्ष में खड़े रख सकें। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सेठों के दरबार में जाकर पैसे ना मांगें, पॉलिटिकल पार्टियों के दरबार में सजदा ना करें, आपके सामने सजदा करें, आपसे कहें कि आप हमारे साथ आइए, जैसे भी हमारी मदद कर सकते हैं मदद कीजिए। आप साथ रहेंगे तो ऐसे ही कैमरे और सत्ता दोनों की आंख से आंख मिलाकर हम सच कह सकेंगे। बहुत शुक्रिया।